नमस्कार मित्रों, आदरणीय गण। मैं आज आपसे कुछ ऐसे सवालों को पूछना चाहता हूँ जो सवाल शायद नेचर भी आपसे पूछना चाहती हो। ठीक है, नेचर नहीं पूछना चाहती, पर उन सवालों के मैंने मैथमेटिक्स से देखा था, मैंने पढ़ा भी, ऐसा नहीं है, पर मुझे उन सवालों का कोई ऐसा उत्तर नहीं मिला जो मानने को मजबूर कर दे कि यही सही है। मैथमेटिकली उसको प्रूव किया गया, पर मुझे वो इतना ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, मेरा जो पहला जो सवाल है आप लोगों से वो ये है कि एनर्जी है क्या? जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो है क्या? अगर ऊर्जा मास पे ही डिपेंडेंट है तो हम ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि मास पे डिपेंडेंट नहीं है, तो आपको भी पता है, सबको पता है, ठीक है। और अगर मास पे डिपेंडेंट है तो कैसे? ठीक है, वेव में आप रिलेटिविस्टिक मास बोल देते हैं कि वेव में भी रिलेटिविस्टिक मास होता है, विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब रिलेटिविस्टिक मास होता है, रेस्ट मास नहीं होता, मास नहीं होता, रिलेटिविस्टिक मास होता है। पर क्या आपको लगता नहीं है कि जो अच्छा चलिए ठीक है, एक बात ठीक है, वैक्यूम में जो हमारी बातें हैं कि वैक्यूम में जो क्वांटम फ्लक्चुएशन होती हैं उसमें एनर्जी का रोल होता है, एनर्जी दिखती है, उसमें मैटर बनता है बहुत छोटी मात्रा में और ख़त्म हो जाता है वापस, तो उधर एनर्जी है। पर एनर्जी सच में है क्या? एनर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? हमने एनर्जी को हमारे बंदिशों में बांध दिया, ठीक है, पर एनर्जी क्या है ये हम जानते हैं क्या? देखिए, मैथमेटिकली उत्तर आप मैथमेटिकली भी दे दीजिए, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, पर वो नेचर के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। अर्थात मैथमेटिकली जो चीज़ प्रूफ होती है ना, अधिकतर देखा गया है कि वो चीज़ें नेचर के ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा तो विरुद्ध जाती है, आप भी जानते हैं। ठीक है, चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन था वो यही था कि व्हाट इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। हमारे पास एनर्जी की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। आप उसको बोलें कि कार्य करने की क्षमता को, वर्क डन को, इन सब चीज़ों को हम एनर्जी के इक्वल वो कर लेते हैं, एनर्जी मान लेते हैं। मास के ऊपर डिपेंडेंट है, मोमेंटम के ऊपर डिपेंडेंट है, या वेव के ऊपर डिपेंडेंट है, फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मैं इन सबको नहीं मानता। मैंने भी कुछ डेरिवेशंस निकाली हैं, वो शायद पीछे मैं अभी लगाऊंगा, मेरे इसके पीछे मैं बैकग्राउंड में लगा दूंगा। थोड़ी मैंने सब वीडियो में यूज़ करते हैं, मैंने भी यूज़ किया है थोड़ा एप्स का, उसमें पीछे में बैकग्राउंड में इमेज जो मैंने इक्वेशंस निकाली वो लगाऊंगा। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे यहाँ फोटोन के पास मास नहीं माना जाता, और अगर मास माना भी जाता है तो वो 10⁻⁻⁻56 51, हाँ, उससे भी छोटा माना जाता है। पर मेरे जो इक्वेशन है उसमें जब मैंने फोटोन की चीज़ें रखी, मैंने उसमें एक नया वेरिएबल भी लिया है। ये मैं मेरी इक्वेशन की बात बोल रहा हूँ, फिर मैं अभी क्वेश्चन पे आ जाता हूँ वापस। उसके हिसाब से तो देखिए वैल्यू निकल रही है, पीछे देखिए सकते हैं। पर आप मुझे ये बात बताइए कि फोटोन हमें दिखता है, वो चल भी रहा है, ठीक है, वो ग्रेविटी से इफेक्ट भी होता है, उसके साथ बहुत सारे कारण हैं, उसको हम ये नहीं बोल सकते कि हम इस बात को नकार नहीं सकते कि हम ये मानते हैं कि उसके पास रिलेटिविस्टिक मास है, पर रेस्ट मास ज़ीरो है उसका। तो रेस्ट पे देखिए, फोटोन को रेस्ट पे किसी ने डिनोट तो नहीं किया कि रेस्ट पे कितना है उसके पास, रेस्ट पे आ ही सकता है कि नहीं, क्योंकि उसका मास जो मैं भी जो निकाल रहा हूँ वो बहुत छोटा है, तो रेस्ट पे उसका मास देखना बहुत मुश्किल है, ठीक है। पर क्या आपको सच में लगता है फोटोन के पास मास नहीं होगा? देखिए, रिलेटिविस्टिक मास, ठीक है, और रेस्ट मास,
ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि एयर रेस्ट मास मतलब आप रुके हुए हैं, बहुत सारी बातें होती हैं उसमें, पर कुछ चीज़ें जो तर्क संगत नहीं लगती हैं, ठीक है, वो ये है कि हम मैथमेटिक्स की आड़ में नेचर की खूबसूरती को दबा देते हैं। मेरा तीसरा क्वेश्चन यही है, क्योंकि मेरे से देखिए सारे क्वेश्चन इंटर रिलेटेड है। मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं, पर मैं उनको अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन का जवाब मिल जाए। पहली वीडियो है, पहली बार मैं पूछ रहा हूँ, और मैं अपना भी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम तथागत गिरी है, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने ऐसा नहीं है मैंने कुछ खोज नहीं करी, मैंने खोज करी है, पर वो क्या है कि मेरे पास मैं भी 12th क्लास का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मैंने अभी हाल ही में 12th क्लास की एग्ज़ाम दी है, और मैंने त्रिअनुभूति सिद्धांत निकाला है, जो कि मैंने नासा को भेजा था, पर यूएस ऑर्गेनाइजेशन से ही वो चीज़ें लेती हैं, ऐसे ईमेल से लेती नहीं है, वेरीफाई नहीं, मतलब उनकी प्रोसेस है, ठीक है। दूसरा, मैंने उर्जित याजनिक जी को भी एक मैसेज किया था, जिसमें मैंने ज़ेनो के पैराडॉक्स का हल किया था, और शायद उनके पास भी वो पहुंच नहीं पाया। और जो मैंने त्रिअनुभूति सिद्धांत निकाला था, उसको मैंने जो अपना वो होता है ना, क्या बोलते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे अपन डाल देते हैं, तो मतलब एक ऑनलाइन स्टम्प हो जाता है, वो सब भी यूज़ किया था। पर क्या है, थोड़ा मेरे पास क्या है, इंग्लिश का थोड़ा वो मेरा वीक है, इतना अच्छा नहीं है, तो मैं थोड़ा एआई की हेल्प लेता हूँ। तो एआई के बिना विदाउट हेल्प का था, तो मैंने देखा नहीं था, उस पर डाल दिया था। ये मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। अब तीसरा क्वेश्चन, क्या आप ये मानते हैं कि लॉजिक से बड़ा मैथ्स हो जाता है? क्योंकि आप देखिए कि आज लॉजिक को कोई वैल्यू नहीं दी जाती, बल्कि लॉजिक के बिना क्या एआई काम करेगा? एआई के अंदर भी लॉजिक चलता है, आप पूरा उसको मैथमेटिकली नहीं बोल सकते। आपका जो ब्रेन है वो भी पहले लॉजिकली ही थिंक करता है। आपको 1+1 2 होता है, ये आपने पहले लॉजिक से सीखा। आपने हाथ में 2 सेब लिए, एक और एक को मिलाया, वो 2 हुए, तब आपने गिनती का मतलब गणित का इन्वेंशन हुआ। जीरो जब पता चला जब कुछ नहीं पता चला, ठीक है। और ग्रेविटी भी तब पता चली जब ऊपर से सेब गिरता न्यूटन जी ने देखा, ठीक है। मतलब लॉजिक मैथ से बड़ा होता है। हाँ, लॉजिक को प्रूफ करने के लिए मैथमेटिक्स की आवश्यकता होती है। मतलब मैथमेटिक्स लॉजिक को प्रूफ करने की एक भाषा है। मतलब मैथमेटिक्स, सीधी सी बात करें तो मैथमेटिक्स इज अ लैंग्वेज, प्योर लैंग्वेज दैट प्रूफ द फिजिक्स, दैट प्रूफ द साइंस, दैट प्रूफ द लॉजिक, ठीक है। ये देखिए हर पर्सपेक्टिव होता है। मैं तो देखिए आप लोग मुझसे बड़े हैं और आदरणीय है, मैं तो आपसे सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या है, मैंने एआई पे देखा और चीज़ें देखी, तो मुझे इसका आंसर अच्छा नहीं मिला। तो आप लोग कृपया करके मुझे इसका उत्तर देने की कृपा करें, है ना, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। पहला, एनर्जी क्या है, प्रॉपर डेफिनेशन। फोटोन के पास रेस्ट मास हो सकता है, जो मुझे लगता है, और क्यों नहीं हो सकता उसका उत्तर आपको देना है, ठीक है। मेरी इक्वेशन पीछे है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, मैंने निकाला है। उसमें अगर मैं रेस्ट मास की वैल्यू डालता हूँ तो लगभग जो हमारे जो आइंस्टाइन जी ने वैल्यू निकाली है उसके इक्वल आ रही है, ठीक है। मतलब हम नहीं जान पाए इसका अर्थ नहीं है कि वो नहीं है, हम नहीं जान पाए इसका अर्थ नहीं है कि वो चीज़ नहीं है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, व्हाट इज़ फिज़िक्स? फिज़िक्स क्या है? आज हम जिस फिज़िक्स की बात कर रहे हैं वो नेचर को हार्म करता है। आप एक ऐसी चीज़ मेरे को बता दीजिए जिसका नेचर के प्रति कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हो। मेरे यहाँ देखिए, मैं अपनी बात करूँ, अपनी संस्कृति की बात करूँ इस जगह, तो संस्कृति में बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिनका नेचर के ऊपर कोई हार्म नहीं था। ये आप भी मानेंगे, मैं भी मानता हूँ, सब मानते हैं।
पर क्या फिज़िक्स अगर नेचर की भाषा है, डिटर्मिनेशन ऑफ द थिंग्स दैट हैपनिंग इन नेचर इज़ फिज़िक्स, और फिज़िक्स की भाषा है मैथ्स, फिज़िक्स को जो डिफ़ाइन करती है, तो क्या जो चीज़ नेचर के लिए गलत है और फिज़िक्स के लिए सही, तो क्या हमको ये मान लेना चाहिए कि वो चीज़ सही है? क्योंकि नेचर इज़ अ ट्रू, नेचर में जो हो रहा है वो सही है, और हम नेचर को जो नेचर के अंदर होती है उस घटनाओं को फिज़िक्स से डिफ़ाइन करते हैं। हम ये नहीं बोलते कि फिज़िक्स ही नेचर है, नहीं, नेचर बड़ा है, नेचर को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए इधर, पर हम नेचर को प्रायोरिटी नहीं देते। हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हम विकास कर रहे हैं। देखिए एक बात और मैं मेरी बात बोलना चाहता हूँ, आज मैं भी फ़ोन यूज़ करता हूँ, मैं भी सारी चीज़ें संसाधन यूज़ कर रहा हूँ, पीछे स्पीकर लगा है, चीज़ें लगी हैं, ठीक है, पर आप मुझे एक बात का उत्तर दीजिए कि क्या हमने ये सोचना बंद नहीं कर दिया? देखिए कुछ लोग सोचते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकतरों की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने ये सोचना ही बंद कर दिया कि ऐसी चीज़ें बन सकती हैं, ऐसा भी मोबाइल बन सकता है, ऐसा भी नेटवर्क बन सकता है जिससे प्रकृति को कोई हार्म ना हो, नेचर को कोई हार्म ना हो। और साइकोलॉजी ये कहती है कि अगर आप किसी चीज़ के बारे में सोचना बंद कर दें तो आप उस चीज़ के बारे में दोबारा नहीं सोच सकते। देखिए मेरे पास और भी क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको एक झलक बता देता हूँ। जैसे मैं आने वाली वीडियो में आपसे ही पूछूंगा कि फोटोन के लिए स्पीड ऑफ लाइट पे चलने पर टाइम ज़ीरो कैसे हो जाता है, और टाइम रिलेटिव है कि टाइम की फ्रेम रिलेटिव है। देखिए दोनों में अंतर है, ये मैं अगले उसमें पूछूंगा, और एक आध क्वेश्चन और होगा उसमें, ग्रेविटी के ऊपर भी चर्चा होगी। मैं भी आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा। देखिए मेरे पास इन सब के आंसर है, मैंने कि आपको जो मेरी जो डेरिवेशन थी, मैंने जो निकाली थी वो मैंने आपको बता भी दी, पीछे दिखा भी दी। आपको हो सकता है उसमें आपको गलती लिखे, पर अगर आप उसको गलत बोलते हैं तो देखिए मैं ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पर मैंने उसको कहीं गलत फॉर्मूले से डिराइव नहीं किया है, और मैंने उसमें कुछ, मुझे तो नहीं लगता कि मैंने उसमें अलजेब्रा या किसी भी नियम को तोड़ा है। जब मैंने उसमें किसी भी नियम को नहीं तोड़ा और उसका डायमेंशन भी एकदम परफेक्ट आ रहा है, डायमेंशन फिजिकली नहीं होता, ठीक है, पर आप उसमें इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डाल के देखिए, आप उसमें मोमेंटम की वैल्यू डाल के देखिए, हर चीज़ अप्रोक्सीमेट उसके जो एस्टिमेट वैल्यू है, जो आइंस्टाइन जी ने, न्यूटन जी ने, इन सब चीज़ इन्होंने निकाली थी, उसके बिल्कुल लगभग इक्वल आती है। मतलब 10 to 20 टाइम्स का अंतर रहता है, और उस उधर माइनस में है, बहुत छोटी है, तो उसको लगभग अप्रोक्स बोला जाता है हमारे यहाँ भी, तो अप्रोक्स इक्वल आती है। तो मैंने उसमें देखिए मैंने कोशिश करी कि मैंने देखा कि सारी चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो मैंने सबको एक साथ समेटने की कोशिश करी, बस इतना किया, और उसमें मेरे पास ये इक्वेशन आई जिसमें मास और कोई भी चीज़, अगर किसी के पास भी फ्रीक्वेंसी है तो वो वाइब्रेट हो रही है, जैसे क्वांटम वैक्यूम में भी वाइब्रेशन होती हैं, या आज का साइंस बोल रहा है, ठीक है। देखिए अपना छोटा भाई समझ के अगर मैंने कोई गलत बोला हो तो मुझे माफ़ करिएगा, पर मेरे पर्सपेक्टिव से मैंने शायद ऐसा कुछ गलत नहीं बोला। मैं भी आपका छोटा भाई जैसा हूँ, तो मेरा हक है, और आपका भी ये हक है, आप मुझे बोल सकते हैं, पर मेरा हक है कि मुझे आपसे पूछना पड़ेगा, और मैं पूछूंगा। इसी आखिरी बात के साथ जय श्री राम।